तो आइए हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक प्रैक्टिस सेट प्रथम के अंतर्गत सर्वप्रथम हम हिंदी भाषा से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अध्ययन करते हैं। साथियों, इसमें प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक एक अपठित गद्यांश दिया हुआ है। उस अपठित गद्यांश के आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अपठित गद्यांश इस प्रकार: हमारी हिंदी सजीव भाषा है, इसी कारण इसने अरबी, फारसी आदि के संपर्क में आकर इनके शब्द ग्रहण किए ही हैं, अब अंग्रेजी के भी शब्द ग्रहण करती जा रही है। इसे दोष नहीं गूढ़ी समझना चाहिए, क्योंकि अपने इस ग्रहण शक्ति से हिंदी अपनी वृद्धि कर रही है। क्या भाषा की विशुद्धता के किसी भी पक्षपाती में यह शक्ति है कि वह अपनी विभिन्न जातियों के पारस्परिक संबंध को न होने दे अथवा भाषाओं की सम्मिश्रण क्रिया में रुकावट पैदा कर दे? यह कभी संभव नहीं। हमें तो केवल इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस सम्मिश्रण के कारण हमारी भाषा अपने स्वरूप को तो नष्ट नहीं कर रही, कहीं अन्य भाषाओं के बेमेल शब्दों के मिश्रण से अपना रूप तो विकृत नहीं कर रही। तो साथियों, इस प्रकार यह अवतरण रहा। अब इसी के आधार पर हमें प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 1 है, अवतरण का उपयुक्त शीर्षक होगा, जिसमें विकल्प है हिंदी भाषा के गुण दोष, हिंदी भाषा का ग्रहणशील स्वरूप, हिंदी की सम्मिश्रण क्रिया। तो साथियों, इसका उत्तर होता है हिंदी भाषा का ग्रहणशील स्वरूप। अब प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, सजीव भाषा से तात्पर्य है। सजीव भाषा से तात्पर्य है, इसका विकल्प है विभिन्न भाषाओं के सम्मिश्रण से उद्भूत सम्मिश्रित भाषा, ग्रहण शक्ति से अपने शब्द भंडार को बढ़ाने वाली भाषा, विभिन्न भाषाओं के नए नए शब्दों को ग्रहण करने वाली नई भाषा, किसी भाषा को अपने विशुद्ध स्वरूप में होना। तो साथियों, सजीव भाषा वह भाषा है जो ग्रहण शक्ति से अपने शब्द भंडार को बढ़ाती है, अर्थात विकल्प बी सही है। प्रश्न नंबर 3 की तरफ हम आते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, हिंदी में नए शब्दों को अपनाते समय किस बात का ध्यान होना चाहिए या ध्यान में रखना चाहिए? प्रश्न विकल्प है नए शब्द केवल अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषा से ही मिल लिए जाएं। बी विकल्प है हिंदी में बेमेल शब्द बिल्कुल ना आ पाएँ। और ऑप्शन सी है हिंदी का असली स्वरूप अछूड़ रहे। और ऑप्शन डी है हिंदी पढ़ने में हिंदी ही लगे। तो साथियों, इसका उत्तर होता है हिंदी का असली स्वरूप अछूड़ ही रहे। अब हम अगले प्रश्न की तरफ, चौथे प्रश्न की तरफ आते हैं। चौथा प्रश्न है, हिंदी में नए शब्दों का आगमन उचित है, क्योंकि विकल्प है इससे हिंदी की केवल हानि ही नहीं, लाभ भी है। भाषाओं की सम्मिश्रण क्रिया साहित्योन्नति के लिए आवश्यक है। भाषा की विशुद्धता का पक्षपाती भी इसे रोकने में सक्षम नहीं है। इससे हिंदी की समृद्धि होती है। तो साथियों, इसका उत्तर होता है इससे हिंदी की समृद्धि होती है। किसी भी भाषा में अगर नए शब्दों का आगमन हो रहा है तो निसंदेह उस भाषा की समृद्धि होती है। अब अंतिम प्रश्न है यह इस अपठित गद्यांश के अंतर्गत। गद्यांश में आए ग्रहण शब्द के लिए सही विपरीतार्थक शब्द है, अर्थात ग्रहण का विलोम जिसे हम बोल सकते हैं। ग्रहण का विलोम क्या है? तो ग्रहण माने धारण करना, लेना, और उसका विलोम होगा मुक्त करना, अर्थात ऑप्शन सी सही है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है, क्षुधा शब्द का विलोम है। क्षुधा का अर्थ होता है भूख, इसका विलोम होगा तृप्त अथवा संतुष्ट। ऑप्शन सी सही। सातवां है, लहिमा का विलोम शब्द है। लहिमा का विलोम महिमा होता है। लहिमा मतलब कि व्यक्ति का अनादर करना, और महिमा का मतलब उसको बढ़ा चढ़ा के वर्णन करना। निर्दय शब्द का विलोम है। साथियों, निर्दय का विलोम सदय होता है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। और अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं। ऋजु शब्द का विलोम है। साथियों, ऋजु का अर्थ होता है सीधा, और वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा, अर्थात 9वें का विकल्प ये सही। अब हम 10वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 10वां है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? अपेक्षा, उपेक्षा, सही है। अग्रज, अनुज, अग्रज माने बड़ा, अनुज माने छोटा, सही है। उन्नत, अवनत, अवनत होना चाहिए, यहाँ पे अवगत दिया हुआ है, तो ये गलत है। उन्नत का अवनत होता है, अवगत नहीं होता। और आदान का प्रदान सही होता है। अर्थात 10वें में जो विलोम युग्म है वो त्रुटिपूर्ण है, ऑप्शन सी। साथियों, प्रश्न नंबर 11 है, व्यंजन कितने होते हैं? तो साथियों, इसका उत्तर है व्यंजनों की संख्या जो होती है वो 33 होती है। और ड, ढ द्विगुण व्यंजन होते हैं, अगर जिन्हें हम जोड़ देते हैं
तो उनकी टोटल संख्या 35 होती है, लेकिन हमें ऑप्शन में 35 नहीं दिया है, तो हम ऑप्शन 33 सही करेंगे। आप इस बात पर ध्यान रखिएगा। और 12वां है पर्यायवाची शब्द का अर्थ है। तो साथियों, पर्यायवाची शब्द का आशय समानार्थी शब्द से होता है। वे शब्द जिनके अर्थों में समानता हो पर्यायवाची शब्द कहे जाते हैं, अर्थात समानार्थी शब्द। ऑप्शन डी सही है। साथियों, 13वां प्रश्न है कनक का पर्यायवाची नहीं है। कनक माने सोना, कनक माने धतूरा होता है, जबकि 13वां है कनक का पर्यायवाची कमल नहीं है। कमल कनक का पर्यायवाची नहीं है। तो साथियों, हम इस तरह अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 14। साथियों, प्रश्न नंबर 14 इस प्रकार है कि सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। साथियों, प्रश्न नंबर 14 है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो जो हंस का पर्यायवाची सरस्वती वाहन है, से सभी सरस्वती के पर्यायवाची हैं। तो अतः विकल्प डी जो हंस है वो कमल का पर्यायवाची है। सॉरी, हंस का पर्यायवाची सरस्वती वाहन है। सरस्वती के वाहन जो हैं वो हंस हैं, इसीलिए हंस सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न नंबर 15 हिमालय का पर्यायवाची नहीं। तो साथियों, हिमालय, नगराज, हिमाद्री, कर, हिमगिरी। हिमाद्री, हिमगिरी और नगराज हिमालय का पर्यायवाची है, जबकि कर हिमालय का पर्यायवाची नहीं है। तो साथियों, इस तरीके से हम आगे आते हैं। निर्देश दिया हुआ है, नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 16 है आत्मा व परमात्मा का गुप्त विलास। साथियों, आत्मा व परमात्मा का गुप्त विलास रहस्यवाद कहलाता है। न तो रीतिवाद और न ही छायावाद और न ही प्रयोगवाद, बल्कि वह रहस्यवाद कहलाता है, जिसमें आत्मा और परमात्मा का गुप्त मिलन होता है। और प्रश्न नंबर 17वां है गायंती देवा किल गीत कहानी धन्यास्तुते भूमि भागे। ये संस्कृत में एक लाइन दी हुई है, इसमें हमें क्रिया कर्म वचन के अनुसार उचित शब्द को पूर्त करना है। जबकि 17वां का उत्तर होगा गायंती देवा किल गीत कहानी धन्यास्तुते भारत भूभागे। भारत भूभागे इसका सही उत्तर होगा। दुल्हनी गावों मंगलाचार, ये कबीरदास जी ने लिखा है, दुल्हनी गावों मंगलचार। और 19वां है काहे रे नलनी तू कुम्हिलानी, ये भी कबीरदास का है। काहे रे नलनी तू कुम्हिलानी तेरे नाल सरोवर पानी। प्रश्न नंबर 20 है सूरदास भगवान के उपासक थे। सूरदास प्रश्न नंबर 20 भगवान कृष्ण के उपासक थे। वल्लभाचार्य के शिष्य थे सूरदास, वो भगवान कृष्ण की उपासना करते थे। प्रश्न नंबर 21 महाभारत एक महाकाव्य। साथियों, महाभारत एक महाकाव्य है। 21 का ये सही है। जबकि 22 है इच्छु का तद्भव है। साथियों, इच्छु का तद्भव इच्छु का तद्भव रूप ईख है। ईख साथियों, इच्छु का तद्भव रूप ईख है, अतः विकल्प सी सही है। आम का तत्सम रूप है। साथियों, प्रश्न नंबर 23 है आम का तत्सम रूप आम्र है। रसाल शब्द आम्र का अनेकार्थी है। रसाल शब्द जो दिया हुआ है ऑप्शन सी, वो आम का अनेकार्थी है, अतः विकल्प ए सही है। साथियों, तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द संस्कृत के वो शब्द होते हैं जो जिसे हम क्लिष्ट कह सकते हैं, ठीक है। वैसे इनका शुद्ध रूप क्लिष्ट होता है, वर्तनीय शुद्धिकरण हो सकता है, ऐसा हो गया हो, लेकिन क्लिष्ट होता है। अब प्रश्न नंबर 25 पे आते हैं। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का सही अर्थ है। साथियों, ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का सही अर्थ है कठोर वार करना, दोष लगाना, बर्बाद कर देना, विपत्ति की आशंका होना। साथियों, इसका सही अर्थ है बर्बाद कर देना। ईंट से ईंट बजाना एक दूसरे की लड़ाई लगाकर एक आदमी की ज़िंदगी, एक आदमी का जीवन, एक घर की जीवन बर्बाद कर देना। साथियों, प्रश्न नंबर 26 पे आते हैं। 26 है उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का सही अर्थ है। साथियों, उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ है मन की या रहस्य की बात समझ लेना। ऑप्शन सी सही है। अनुभवी होना, वाक चातुर होना, मन या की रहस्य की बात समझ लेना, प्रतिभाशाली होना। साथियों, इसका उत्तर सी सही है। साथियों, हम आते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
प्रश्न नंबर 27 है, इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? तो साथियों ऑप्शन है 7, काला, रावण, खट्टा। तो सीधा सीधा पता चल रहा है संख्या 7 है, तो इसका विकल्प ए सही है। अब साथियों हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की तरफ। निम्न में कौन विशेषण नहीं है? साथियों निम्न में कौन विशेषण नहीं है? शीतल, सुंदर, मोहन, श्यामल। साथियों प्रश्न नंबर 28 जो मोहन है वो कर्ता है, मोहन विशेषण नहीं हो सकता। जबकि हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, हवा शीतल बह रही है, राम सुंदर लड़का है, वह श्यामल रंग का है। तो ये सभी विशेषण है, जबकि मोहन विशेषण नहीं है। प्रश्न नंबर 29 की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर 29 है कि निम्न में कौन विशेषण है? तो साथियों प्रश्न नंबर 29 है, निम्न में कौन विशेषण है? अनुरक्त, अनुशंसा, अनुभव, अणु। तो साथियों इसका अनुरक्त जो है वह राम की भक्ति में अनुरक्त है, तो ये अनुरक्त जो है वह सही है। तो प्रश्न नंबर 30 की तरफ आते हैं। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इसमें वर्तनी शुद्ध करना है, वर्तनी अशुद्ध वर्तनी को देखना है। वर्षा ऋतु, तो साथियों वर्षा ऋतु सही है। अंतर्राष्ट्रीय भी सही है। ऋषिकेश गलत है, ऋषिकेश जो छोटा वाला सा है वहाँ पे बड़ा वाला सा होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। 31 शुद्ध शब्द रूप है। तो साथियों शुद्ध शब्द रूप के अंतर्गत हम देखेंगे दुर्निवार, दुहनिवार, दुनिवार और दुर्निवार। ऑप्शन डी 31 का जो डी लिखा है ऑप्शन दुर्निवार वो सही है। अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 32 है, शुद्ध वर्तनी है। तो साथियों शुद्ध वर्तनी हमें इस शब्दों में सही करना है। अनधिकार, अनधिकार, अनाधिकार, अनाधिकार। तो साथियों प्रश्न नंबर 32 पे जो अनधिकार दिया हुआ है यही शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। प्रश्न नंबर 33 है, शब्दानुक्रम में सही वाक्य है। वह गरीब आदमी था, वह आदमी गरीब था वह गरीब आदमी, था गरीब वह आदमी गरीब था। अर्थात 33 का बी सही है, वह आदमी गरीब था। अब प्रश्न नंबर 34 की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर 34 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। यहाँ गन्ने का ताज़ा रस मिलता है, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, यहाँ ताज़े गन्ने का रस बिकता है, ताज़ा गन्ने का रस यहाँ बिकता है, ताज़ा गन्ने का रस यहाँ बिकती है। तो साथियों प्रश्न नंबर 34 का ए है सही है, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। साथियों अब हम आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 35 पे निर्देश दिया हुआ है, निम्न वाक्यों का सही क्रम संयोजन करते हुए उत्तर की पहचान कीजिए। प्रश्न नंबर 35 है, कोई महान और ऑप्शन दिया हुआ है 4 शब्दों, सभी वाक्यों को रीऑर्डिंग करना है, व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, यह दिया है, देश जिस समय संक्रांति कालिक स्थितियों के बीच से होकर गुजरता है, प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर होती है, उस समय वहाँ की विचारधारा में प्रमुख। तो साथियों इसका हम जब इस वाक्य को सभी को क्रम से रखेंगे तो होता है, कोई महान देश जिस समय संक्रांति कालिक स्थितियों के बीच से होकर गुजरता है, उस समय वहाँ की विचारधारा में प्रमुख प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर होती, अर्थात यह र और वह और ल, अर्थात यह र व ल, अर्थात ऑप्शन सी सही है। साथियों हम अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 36 है, इसी अनुसार प्रश्न नंबर 36 है, हम आपस दिया हुआ है और हमें 4 वाक्य दिए गए हैं, हमें सभी वाक्यों को क्रम से करके एक पूर्ण वाक्य बनाना है। साथियों हम आपस में दंगे फसाद में सारा श्रम नष्ट कर रहे हैं, अपने देश के अधूरे कामों को करने में समय नहीं दे पा रहे। ये इस प्रकार वाक्य है, हमें इसको क्रम से व्यवस्थित करना है। साथियों हम आपस में दंगे, तो साथियों इसका विकल्प सही होगा, इसका पहले हम इसको क्रम से करेंगे। हम आपस में दंगे फसाद में सारा श्रम नष्ट कर रहे हैं, अपने देश के अधूरे कामों को करने में समय नहीं दे पा रहे, अर्थात सीधा सीधा इसका संबंध है, यह सही होगा, यह र ल व, अर्थात ऑप्शन बी सही है। अब प्रश्न नंबर 37 पे हम आते हैं। प्रश्न नंबर 37 है, सतत कर्मशील और 4 वाक्य दिए गए हैं, हमें सभी वाक्यों को व्यवस्थित करना है।
तो साथियों इस वाक्य को हम व्यवस्थित करते हैं। सतत कर्मशील मानव जीवन के बीच त्योहार, कुछ आराम व कुछ खुशी को लेकर परिशांत व्यक्ति के लिए छायादार वृक्ष की भांति उपस्थित होते हैं। अर्थात इसका विकल्प य, र, ल व ए सही है। अब आ गए हम प्रश्न नंबर 38 की तरफ। प्रश्न नंबर 38 है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, अव्ययी भाव समास। जब यथा लग गया, यथा जो है वो अव्यय होता है। जब किसी भी पद में अव्यय ऐसा शब्द होता है जो चाहे संज्ञा के साथ प्रयुक्त हो, चाहे सर्वनाम के साथ प्रयुक्त हो, चाहे एक वचन के साथ प्रयुक्त हो, चाहे बहुवचन के साथ प्रयुक्त हो, वो बदलता नहीं है। तो हम अव्ययी भाव समास के अंतर्गत जब भी हमें कभी किसी पद में अव्यय दिख जाए तो हम समझ सकेंगे वहाँ अव्ययी भाव समास है। दशानन में समास है। साथियों प्रश्न नंबर 39 है, दशानन में समास है। दशानन अर्थात 10 मुख हैं जिसके, वह रावण। यहाँ तीसरे पर्सन की बात की जा रही है, अर्थात यहाँ बहुव्रीहि समास है। यहाँ न प्रथम पद प्रधान है, न दश प्रधान है, न मुख प्रधान है, बल्कि रावण प्रधान है। रावण के बारे में बात की जा रही है, इसीलिए यहाँ दशानन जो है वो बहुव्रीहि समास है। दीर्घ समास जो होता है दीर्घ संख्यावाची होता है। चौराहा, पंचमेल, जहाँ भी संख्या का बोध हो वहाँ दीर्घ समास होता है। और द्वंद्व समास जहाँ दोनों पद प्रधान हो, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। अब हम प्रश्न नंबर 40 की तरफ आते हैं। संधि विच्छेद करना है हमें, बल्कि संधि का नाम बताना है। इति धन आदि इत्यादि। साथियों इति धन आदि इत्यादि में यण स्वर संधि है। इको यड़चि, इक प्रत्याहार का यण प्रत्याहार में बदल जाना यण स्वर संधि का नियम है। आप इसको अध्ययन करेंगे डिटेल से तो आपको समझ में आ जाएगा। आप बस यह जानिए इति धन आदि इत्यादि में यण स्वर संधि है। इको यड़चि इसका नियम है, इक प्रत्याहार का यण प्रत्याहार में बदलना। अब साथियों प्रश्न नंबर 41 है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। सदैव जो है वो वृद्धि संधि है, मनोरथ जो है वो स्वर संधि है, निर्गुण जो है वो स्वर संधि है, और सदाचार, साथियों सदाचार जो है उसका संधि विच्छेद इस तरीके से होगा। साथियों 1 मिनट के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। साथियों तो साथियों प्रश्न नंबर 41 है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। सदैव में वृद्धि संधि है, मनोरथ में स्वर संधि है, और निर्गुण में भी स्वर संधि है। जबकि सदाचार का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा सत धन आचार। यहाँ पे आपको व्यंजन संधि मिलेगा, अतः ऑप्शन डी सही है। मनोरथ और निर्गुण में माफ कीजिएगा, यहाँ पे विसर्ग संधि होगी। अब हम प्रश्न नंबर 42 की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर 42 है, अत्यधिक का संधि विच्छेद होगा। अत्यधिक का संधि विच्छेद होगा अति धन अधिक, अर्थात अत्यधिक। यहाँ पर यड़ स्वर संधि है। यड़ स्वर संधि का इक प्रत्याहार का यड़ प्रत्याहार में बदल जाना। साथियों अत्यधिक में अति धन अधिक होगा। अति ई धन अ बराबर यह हो गया, इक प्रत्याहार का यण प्रत्याहार में बदलना। साथियों आते हैं, अब अगला प्रश्न हमारा जो है वो हिंदी साहित्य से संबंधित है। किस युग में हिंदी की गद्य विधा को नया स्वरूप मिला? तो साथियों इसका उत्तर होगा भारतीय युग। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि यह गद्य, तो आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल ही कहा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, आप इस पर ध्यान रखिएगा। तो भारतीय युग को गद्य विधा का नया स्वरूप मिला। और प्रश्न नंबर 44 है, मीरा की कविताएं किस विधा से संबंधित हैं? तो साथियों मीरा की कविताएं भक्ति धारा से संबंधित है। मीरा भक्ति काल की कवि है, सगुण भक्ति की कवि है मीरा। निष्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावश ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे में कौन सा रस हो? साथियों प्रश्न नंबर 45 है। प्रश्न नंबर 45 में नायक और नायिका का वियोग है और वियोग अवस्था का वर्णन करती है। गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि जब से प्रभु श्री कृष्ण मथुरा को चले गए हैं तब से हमारे नेत्रों में रात्रि दिन लगातार बारिश हो रहे हैं, लगातार हमारे नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं, हमारे ऐसा मानो कि वर्षा ऋतु आ गई हो।
तो साथियों यहाँ पे वियोग श्रृंगार का वर्णन है, वियोग श्रृंगार का वर्णन है। प्रश्न नंबर 46 है, अबलो नशानी अब न नशइयों में कौन सा रहे। साथियों जीवन को सत्य का ज्ञान होता है तो वह जागतिक प्रपंचों से दूर हटकर प्रभु की शरण लेता है, फलता शांति के प्रगाढ़ प्रकोष्ठ में प्रवेश करता है। यह भाव शांति रस का है। जबकि कवि महाकवि तुलसीदास ने यह लिखा है तो यह शांति भाव का है। और प्रश्न नंबर 47 है, हिंदी काव्य रसों की कुल संख्या कितना है। तो 9 है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा और उन्होंने 9 रसों को माना है। अलंकार के मुख्यतः माने जाने वाले भेदों की संख्या। तो साथियों प्रश्न नंबर 48 है, अलंकार के मुख्यतः 2 भेद माने जाते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। लेकिन साथियों और एक तीसरा भी भेद होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अर्थालंकार। अगर ऑप्शन में 3 दिया होता है तो ऑप्शन 3 सही होता, लेकिन ऑप्शन में 3 नहीं दिया है और मुख्यतः प्रचलित रूप से अलंकार के 2 ही भेद होते हैं, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। तो साथियों इसका ऑप्शन बी सही होगा, अर्थात 2। और साथियों प्रश्न नंबर 49 है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ई काल, अली कली ही सो बध्यो आगे कौन हवाल। यह दोहा बिहारी का है। बिहारी ने राजा जयसिंह को जगाने के लिए लिखा था कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बध्यो आगे कौन हवाल। साथियों इस उपयुक्त दोहे में अलंकार हमें चुनना है तो यह अन्योक्ति अलंकार है। यहाँ पे श्लेष नहीं है, न तो रूपक है, न तो अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास का भेद छेका अनुप्रास भी नहीं है, यहाँ पे अन्योक्ति अलंकार है। साथियों प्रश्न नंबर 50 हिंदी भाषा का अंतिम प्रश्न, कामायनी प्रमुख रचना है। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचना है। कामायनी में 15 सर्ग हैं। जयशंकर प्रसाद जी की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है कामायनी। तो साथियों अब हम हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्नों को समाप्त कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में हम संविधान एवं मूल विधि से संबंधित सभी प्रश्नों को 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें सामान्य ज्ञान के प्रश्न भी इंक्लूड है। साथियों प्रश्न नंबर 51 है, संविधान एवं मूल विधि से इस अधिनियम के कौन से प्रावधान के अधीन सेवा प्रदाता के रूप में राज्य सरकार के साथ पंजीकरण कराया जा सकता है। साथियों प्रश्न नंबर 51 है, 51 का विकल्प सी सही है, जो मूल विधि से संबंधित है। धारा 10 है, धारा 10 के अंतर्गत अधीन सेवा प्रदाता के रूप में राज्य सरकार के साथ पंजीकरण कराया जा सकता है। साथियों प्रश्न नंबर 52 है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। तो साथियों भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य सोवियत संघ पूर्व 1936 के संविधान से लिया गया है। सोवियत संघ पूर्व 1936 के संविधान से लिया गया है। साथियों एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा, मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत जोड़ा गया है। साथियों एक और हम मूल कर्तव्य के बारे में आपको बताते चलते हैं कि मूल कर्तव्य 11 है। 11वां मूल कर्तव्य जो है वो 86वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा जोड़ा गया। तो मूल कर्तव्य से आप लोग इतना तथ्य याद रखिएगा। साथियों प्रश्न नंबर 53 की तरफ चलते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की कौन सी धारा के अंतर्गत घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है। तो साथियों घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा 3 में घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है। साथियों घरेलू हिंसा में मानहानि, शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक दुरुपयोग और भावनात्मक तथा आर्थिक दुरुपयोग शामिल है। साथियों अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 54 की तरफ। भारत में कागज के सबसे अधिक कारखाने कहाँ स्थित हैं। साथियों भारत में कागज के सबसे अधिक कारखाने पश्चिम बंगाल में स्थित, अर्थात विकल्प सी सही है। प्रश्न नंबर 55 पे आते हैं। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी। तो साथियों प्रश्न नंबर 55 है, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। साथियों इस तरीके से हम अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56 दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में संज्ञेय अपराधों को किए जाने से रोकने के लिए गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को प्रदत्त है। साथियों ये CRCPC जो है, ये धाराएं जो हैं आपको
यूपीएसआई के लिए बहुत ही ध्यान से और गहराई के साथ आपको अध्ययन करना होगा। तो साथियों, सीआरपीसी की धारा 151 के अंतर्गत के अंतर्गत कोई पुलिस अधिकारी जिसे किसी संज्ञेय अपराध को करने की परिकल्पना का पता है, ऐसी परिकल्पना करने वाले व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेशों के अनुसार गिरफ्तारी की जा सकती है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है। साथियों, अब हम बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 57 की तरफ। प्रश्न नंबर 57 है, क्या मोबाइल फ़ोन को साइबर लॉ में परिभाषित किया गया है? तो साथियों, साइबर लॉ में कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन आदि को परिभाषित किया गया है, जिसमें साइबर के माध्यम से होने वाले अपराधों पर नियंत्रण की बात है। तो मोबाइल फ़ोन भी साइबर लॉ के अपराध में आता है। अतः आप लोग मोबाइल फ़ोन बहुत ही सावधानी से चलाइए। प्रश्न नंबर 57 का ये सही है। जबकि 58 प्रश्न नंबर है, भारत का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ है? साथियों, प्रश्न नंबर 58 है, भारत का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ है? और ऑप्शन है पंतनगर, कानपुर, पांडुचेरी, लुधियाना। तो साथियों, इसका उत्तर सही है कि पांडुचेरी। भारत का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पांडुचेरी में है। प्रश्न नंबर 59 है, ग्रेनेड की प्रभावशाली रेंज कितनी होती है? प्रश्न नंबर 59, ग्रेनेड की कई श्रेणियाँ होती हैं साथियों, और उनकी भिन्न भिन्न रेंज होती है, लेकिन औसतन रेंज जो फेंकी जा सकती है वो 30 मीटर से ऊपर होती है। जबकि ऑप्शन इसमें डी दिया हुआ है। और ऑप्शन नंबर 60 है, ऑस्ट्रेलेगो ट्रिट्सी क्या है? ऑप्शन नंबर 60, ऑस्ट्रेलेगो ट्रिट्सी क्या है? यह बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न है। ऑस्ट्रेलेगो एक पादप रोगाणु है जो गेहूं के धब्बे का कारण होता है। अर्थात गेहूं पर धब्बा इसी रोगाणु के माध्यम से शायद बनता है। तो इसका 60 का विकल्प है डी, रोगाणु है। कौन सा जैव निम्नकरणीय है? साथियों, प्रश्न नंबर 61 है, वे पदार्थ जो जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। कागज सबसे अच्छा इसका उदाहरण है, और ऑप्शन ए सही है। अर्थात कागज जो है वो जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाता है। साथियों, प्रश्न नंबर 62 की तरफ चलते हैं। फैक्टोस क्या होता है? साथियों, जो फैक्टोस होता है, मीठे फलों में जो फैक्टोस की मात्रा अधिक होती है, जो मीठे स्वाद का मुख्य कारण है, जबकि खट्टे फलों में अम्लों की मात्रा अधिक होती है। फैक्टोस को फलों की शर्करा भी कहते हैं। तो फलों का मीठापन जो होता है वो फैक्टोस के कारण होता है। प्रश्न नंबर 63 है, लाख किससे बनाई जाती है? प्रश्न नंबर 63, लाख का श्रावण जो होता है फूड खरल की मादा कीट लैसिफर लक्का करती है। तो और इसमें वार्निश, पॉलिश, चमड़ा, ग्राइफोन रिकॉर्ड, मोहरी, लाख, बिजली का सामान आदि वस्तुएं बनाई जाती हैं। अर्थात ऑप्शन जो है बी, एक कीट से, लाख एक कीट का नाम होता है साथियों। ऑप्शन नंबर 63 का बी सही है। ऑप्शन नंबर विकल्प प्रश्न नंबर 64 की तरफ चलते हैं। विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो साथियों, विश्व का सबसे लंबा पौधा जो है वो रेडवुड है। और प्रश्न नंबर 65 की तरफ चलते हैं। कितने वर्ष के बालक अथवा बालिका को साक्षी होने की दशा में विवेचना के दौरान उनके कथन उनके निवास स्थान पर होने चाहिए? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। तो साथियों, प्रश्न नंबर 65 है कि 15 वर्ष के बालक अथवा बालिका को साक्षी होने की दशा में विवेचना के दौरान उनका कथन उनके निवास स्थान पर होना चाहिए। अब यह आपको FIR दर्ज करते समय इसकी जानकारी होनी चाहिए। साथियों, प्रश्न नंबर 66 है, एक्स बायोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? प्रश्न नंबर 66 है, एक्स बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ है। अर्थात बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ। ऑप्शन नंबर सी है, सी सही है। अब प्रश्न नंबर 67 की तरफ आते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 67 है, वर्ष 2013 के भूमि अधिग्रहण से किस प्रकार की भूमि का अधिग्रहण किया जाता है? साथियों, प्रश्न नंबर 67 का उत्तर ए सही है, बंजर भूमि का भूमि अधिग्रहण विधेयक जमीन के अधिग्रहण और पुनर्वास के मामलों में एक कानून के तहत लाए जाने की योजना है। वर्ष 2013 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने संसद में भूमि अधिग्रहण बिल पास किया था। इसके अंतर्गत बंजर भूमि को ही अधिग्रहण होगा, बहुसिंचित भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता। अब प्रश्न नंबर 68 है,
भारत के किस राज्य में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू नहीं है? बहुत महत्वपूर्ण। तो साथियों इसका उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर में। उत्तर प्रदेश में लागू है, कर्नाटक में लागू है, आंध्र प्रदेश में लागू है, जबकि जम्मू कश्मीर में नहीं लागू है। साथियों प्रश्न नंबर 69 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 69 है, कैरोटीन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? साथियों उंगली के नाखूनों में प्रमुख रूप से अल्फा कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। साथियों उंगली के नाखूनों में कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। और साथियों और प्रश्न नंबर 70 है, रॉबर्ट कोच ने किसके रोगाणुओं की खोज की थी? रॉबर्ट कोच ने साथियों हैजा के रोगाणुओं की खोज की थी। आपको ये ध्यान रखना होगा, रॉबर्ट कोच हैजा के रोगाणुओं की खोज किए थे। मानवाधिकारों का प्रश्न नंबर 71 है, मानवाधिकारों का प्रथम सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय किस देश में आयोजित किया गया? साथियों मानवाधिकार का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तेहरान में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। और साथियों अगला प्रश्न है 72, सिट्रस फलों में सबसे अधिक कौन सी विटामिन होती है? साथियों 72 का ऑप्शन सी सही है। सिट्रस मतलब खट्टे फलों में, विटामिन सी जो होता है सबसे ज़्यादा खट्टे फलों में मिलता है। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात ऑप्शन बी सही है। लोकहितवाद दायर किया जा सकता है। साथियों प्रश्न नंबर 74 है, लोकहितवाद दायर किया जा सकता है किसी भी व्यक्ति द्वारा भारत में लोकहित या जनहित याचिका को दायर किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 75 है, लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? साथियों प्रश्न नंबर 75 पे ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 75, लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो साथियों इसका उत्तर है मलयालम। लक्षद्वीप के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं, लक्षद्वीप। और प्रश्न नंबर 76 है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है? तो साथियों भारतीय दंड संहिता की धारा 120 का में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है। लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? मलयालम। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है? धारा 120 का। आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण धारा याद रखना चाहिए। और प्रश्न नंबर 77 है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में शामिल माना गया है? साथियों प्रश्न नंबर 77 जो है उसका बी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत समुचित पर्यावरण के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है। तो साथियों अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 78 की तरफ। प्रश्न नंबर 78 है, चक्रवात किसके कारण आता है? यह भूगोल से संबंधित प्रश्न है। चक्रवात किसके कारण आता है? साथियों प्रश्न नंबर 78 का उत्तर सही है। उत्तर है चक्रवात निम्न दाब के कारण आता है। ठीक है, चक्रवात जो है वो निम्न दाब के कारण आता है। चक्रवात निम्न वायुमंडल दाब के चारों ओर गर्म हवाओं की तेज आंधी को कहा जाता है। चक्रवात निम्न वायुमंडल दाब के चारों ओर गर्म हवाओं की तेज आंधी को कहा जाता है। गर्म क्षेत्रों के समुद्र में सूर्य की भयंकर गर्मी से हवा गर्म होकर तेजी से ऊपर जाती है और ऊपर की नमी से संतृप्त होकर संघनन से बादलों का निर्माण करती है। तो उसी रिक्त स्थान को भरने के लिए नम हवाएं तेजी से नीचे जाकर ऊपर जाती हैं। फलस्वरूप ये तेज हवाएं ही चक्रवात कहलाती हैं। साथियों प्रश्न नंबर 79, डोलावाइट क्या है? डोलावाइट साथियों एक औषधि शैल है। और प्रश्न नंबर 80 है, भूमध्य सागर और किस सागर को स्वेज नहर जोड़ती है? साथियों भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। आप इसको ध्यान रखिएगा, भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। प्रश्न नंबर 81 है, परिवहन वाहन नियंत्रण परमिट कितने समय के लिए वैध होता है? साथियों जो परिवहन वाहन, प्रश्न नंबर 81 साथियों जो परिवहन वाहन नियंत्रण परमिट होता है वो 5 वर्ष के लिए वैलिड होता है। ठीक है, 5 वर्ष के लिए वैध होता है, उसके बाद आपको फिर से उसे जाके रिन्यूअल करवाना होगा। प्रश्न नंबर 82 की तरफ हम चलते हैं, वोल्गा कहाँ की नदी है? साथियों आप राहुल संकृत्यान को पढ़े होंगे, इन्होंने लिखा है वोल्गा से गंगा, अर्थात वोल्गा जो है नदी यूरोप और यूरोपीय रूस की सबसे लंबी नदी है। साथियों वोल्गा नदी जो है वो यूरोप की नदी है। और नारमंडी, प्रश्न नंबर 83 है, नारमंडी बीच कहाँ स्थित है? साथियों प्रश्न नंबर 83 है, नारमंडी बीच द्वितीय विश्व से ज़्यादा विख्यात है।
यहीं से मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के खिलाफ दूसरा मोर्चा खोला था। यह फ्रांस के प्रमुख समुद्री बीचों में से एक है। साथियों, फ्रांस से संबंधित आता है। उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक की परीक्षा में विश्व के भूगोल से भी प्रश्न आते हैं, आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 84 की तरफ। प्रश्न नंबर 84 है, पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ हुआ? साथियों, पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन हर्ष के समय में कन्नौज में हुआ, जबकि अशोक के समय में तीसरी, कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। साथियों, प्रश्न नंबर 85 है, महाभाष्य किसने लिखा? तो साथियों, महाभाष्य लिखा है पतंजलि ने। पतंजलि का महाभाष्य है। प्रश्न नंबर 86 है, भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? साथियों, प्रश्न नंबर 86, यूनानियों के द्वारा भारतीय रंगमंच में पर्दा की प्रथा का शुरुआत किया गया। 87 है, 5 जुलाई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद का विस्तार करते हुए कितने नए मंत्रियों को शामिल किया? साथियों, 87 का ऑप्शन सही है, सी, 19 नए मंत्रियों को शामिल किया। गुप्त वंश किस वर्ष से शुरू हुआ? तो साथियों, प्रश्न नंबर 88 है, गुप्त वंश किस वर्ष से शुरू हुआ, अर्थात गुप्त वंश का डायनेमिस्टिक जो गुप्त वंश है उसका प्रारंभिक समय क्या है? तो साथियों, संवत 319 ईस्वी में गुप्त वंश शुरू होता है। और प्रश्न नंबर 89 है, आरंभ और अंत की रेखाओं का संरेखन किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? साथियों, आरंभ और अंत की रेखाओं का संरेखन औचित्य के आधार पर व्यक्त किया जाता है। औचित्य, जो इसमें ऑप्शन बी सही है, वो सही है। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 90 की तरफ, आपको लेके चलते। प्रश्न नंबर 90 है, चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? तो साथियों, चमगादड़ों एवं डॉल्फिन में पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करने तथा उन्हें सुनने की क्षमता होती है। और साथियों, आप जानते हैं कि पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति जो होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। तो जो पराश्रव्य ध्वनि होती है वो सबसे तीक्ष्ण ध्वनि मानी जाती है। चमगादड़ की ध्वनि जो होती है वो पराश्रव्य ध्वनि के अंतर्गत आती है। विश्व की क्षति के रूप में किसे कहा जाता है? तो पामीर का पठार। पामीर को पठार को जो है उसे हम विश्व की क्षति के रूप में कहते हैं। ठीक है साथियों, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। पामीर का पठार जो है वो विश्व का क्षति के रूप में जाना जाता है। और साथियों, प्रश्न नंबर 92 है, हाल में संपन्न गौरी बेवर ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग का खिताब निम्न से किसने प्राप्त किया? ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है साथियों। तो 13 से 19 जून 2016 के मध्य जर्मनी में संपन्न हुआ यह टूर्नामेंट, जिसमें पुरुष एकल विजेता फ्लोरियन मायर ऑप्शन ए सही है, और युगल विजेता में रावल क्लासेन व राजीव राम जीते थे। ऑप्शन नंबर 93 है, ब्लैक पगोड़ा कहाँ है? ब्लैक पगोड़ा कोणार्क में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे अंग्रेजी भाषा में ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसे अंग्रेजी में ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है। यह भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। अब प्रश्न नंबर 94 है, निम्नलिखित फसलों में से कौन सा नाइट्रोजन दायक होता है? प्रश्न नंबर 94, बाकला या कॉमन बीन एक वार्षिक पौधा है। बाकला या कॉमन बीन एक वार्षिक पौधा है। यह सामान्यतः एडीज पर्वत पर उगता है। एडीज पर्वत पर जैविक दृष्टि से यह द्विबीजपत्री पौधा है। तो साथियों, नाइट्रोजन दायक जो होता है यही होता है ऑप्शन सी, अर्थात फलियां बाकला जो होता है। प्रश्न नंबर 95 है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान। साथियों, प्रश्न नंबर 95 जो है मोहम्मद अली जिन्ना, माफ कीजिएगा, प्रश्न नंबर 95 का उत्तर सही है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना थे। साथियों, अब हम प्रश्न नंबर 96 की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर 96 है, पहला वित्त आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? तो साथियों, प्रश्न नंबर 96 में जो पहला वित्त आयोग है वो 1951 ईस्वी में गठित किया गया। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति जी करते हैं। साथियों, इसका मुख्य कार्य केंद्र राज्यों के बीच करों की हिस्सेदारी तय करना है। संविधान के अनुच्छेद 280 क के प्रावधानों के तहत वित्त आयोग संवैधानिक व सांविधिक निकाय है। पहला वित्त आयोग 22 नवंबर 1951 को गठित किया गया था। अब साथियों, प्रश्न नंबर 97 है, भारत में क्षेत्रीय परिषदों की संख्या है। तो साथियों, 97 का है, भारत में क्षेत्रीय परिषदों की संख्या 5 है।
भारत में क्षेत्रीय परिषदों की संख्या 5 है। और प्रश्न नंबर 98 है, सभी रकमों को जो प्राप्त या वितरित की गई हो थानों पर किस पुलिस प्रपत्र में दर्ज किया जाएगा। तो साथियों प्रश्न नंबर 98 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 98 है, पुलिस प्रपत्र 214 अर्थात पुलिस प्रपत्र 214 में सभी रकम को दर्ज किया जाएगा या वितरित जो भी की गई हो सभी रकम को दर्ज किया जाएगा। प्रश्न नंबर 99 है, भारत में पहला शेयर बाजार कहाँ स्थापित किया गया। साथियों भारत में पहला शेयर बाजार मुंबई में स्थापित किया गया। प्रश्न नंबर 10 है 100 है सॉरी प्रश्न नंबर 100 है, निम्न में से किस केस में अस्वस्थ मन अनसाउंड माइंड का बचाव के रूप में होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। जो साइंस से संबंधित है, करंट साइंस से, स्कॉटलैंड निवासी 1843 ईस्वी में तत्कालीन प्रधानमंत्री सर रॉबर्ट पील के निजी सचिव की हत्या के आरोप में यह अभियोग चला था। तो आर जो ऑप्शन नंबर ए है, आर वर्सेज मैकनॉटन, यह इसका सही विकल्प है। तो साथियों इस तरीके से हम उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक यूपीएसआई से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न हिंदी के हल किया और 50 प्रश्न मूल विधि संविधान और जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान से हमने 50 प्रश्नों को हल किया। मुझे आशा ही नहीं अपितु विश्वास है कि ये सभी प्रश्न आप लोगों को अच्छे लगे होंगे और जो कुछ भी कमियां हों वो ज़रूर बताइएगा। ये सभी प्रश्न प्रैक्टिस सेट द्वारा किसी कोचिंग संस्थान द्वारा दिए गए हैं, मैं आप लोगों तक प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो निस्संदेह रूप से ये आप लोगों के लिए लाभप्रद होगा और आप लोग इस तरीके से पढ़िए। और प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोग को अच्छा लगा हो, यह जानकारी आप लोगों के लिए उपयोगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें ज़रूर और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने मित्रों तक ज़रूर साझा करें जिससे वो भी इस चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकें। साथियों इस तरीके से हम आज आपका ये वीडियो समाप्त करते हैं। तो जय हिंद साथियों, आप अपना ध्यान रखिएगा। तो साथियों नमस्कार।